हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू माय चैनल एंड दिस इज़ कीर्ति। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन बुक से पी बाई क्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं अभी तक एंड सेंटर एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं, जैसे KVS टीजीटी पीजीटी एंड NVS टीजीटी या पीजीटी और DSSB एंड सो ऑन। सो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस और सारा टॉपिक हम यूथ कंपटीशन से ये कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, कैरोलिन एज इज कंसर्न विद द रेन ऑफ। कैरोलिन एज किसके राज्य से संबंधित है यहाँ पर? सो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, चार्ल्स फर्स्ट, विक्टोरिया, जॉर्ज या फिर नन ऑफ एबव। सो Caroline is concerned with the reign of Charles First, so the right option will be A, Charles First। और ये UPSC GDC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द रेनेसा मूवमेंट। रेनेसा मूवमेंट का ओरिजिनेट प्लेस कौन सा है, यानी ये रेनेसा मूवमेंट जो शुरू हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो कौन सा प्लेस है? इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। सो द प्लेस ऑफ origin of the Renaissance movement is Italy during the 14th century। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इटली। और ये भी यूपीएससी लेक्चर 2021 में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। सो द मिडिल एज इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। DSSB PGT 2021 में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच चैप्टर ऑफ पोइटिक्स, पोइटिक्स के किस चैप्टर में एरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। यानी पोइटिक्स जो बुक है, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी अपनी पोइटिक्स, उसके किस चैप्टर में उन्होंने ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, एन इमिटेशन ऑफ एक्शन कहा है उसे। सो चैप्टर 6 में उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड यूपीएससी 2021 में ये भी क्वेश्चन आया है। अभी सभी ये लेटेस्ट एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कब पब्लिश हुई थी? सो ये पब्लिश हुई थी ऑन 15 अप्रैल 1755। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 1755। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। निम्न में से कौन सा ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है एरिस्टोटल के अनुसार? एरिस्टोटल के अनुसार इनमें से कौन सा ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, डायलॉग। डायलॉग उनके अनुसार ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है। उन्होंने ट्रेजेडी के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हैं, जिनमें पहला पार्ट है उनका प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल, सॉन्ग एंड ना सॉन्ग। सो ये उन्होंने बताए, डायलॉग इसका पार्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज हैरोल्ड पिंटर अवॉर्डेड द नोबल प्राइज। हैरोल्ड पिंटर को नोबल प्राइज किस ईयर में मिला था? सो उन्हें हैरोल्ड पिंटर को नोबल प्राइज मिला था 2005 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 2005। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? सो महेश दत्तानी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज पोइट्स रोट अ पोएम दैट सर्व टू इंस्पायर WB Yeats टू राइट हिज ओन पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। यानी कि निम्न में से किस पोइट की पोएम ने WB Yeats को इंस्पायर किया उनकी खुद की पोएम लिखने के लिए, व्हेन यू आर ओल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, प्रे दे रोनजर्ड। सो द राइट ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, given below are two statements, one is labeled as assertion,
ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीज़न आर। यानी कि नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला क्या है कथन और दूसरा है कारण, यानी ए और आर दो स्टेटमेंट हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है। देखिए पहले देखिए आपका जो है कथन है, पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव फोकस ऑन द इन determinate and unstable nature of textuality and subjectivity and reason। देखिए इसका postmodern narrative act regard narrative and characters as tentative representations of writing and identity। So in the light of the above statement choose the correct answer from the option given below। ठीक है, तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर नीचे आपको दिए गए जो ऑप्शन है उन्हें चुनना है। सो देखिए आपके जो ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आपका जो पहला वाला है ए ये करेक्ट हो जाएगा। ये यानी कि दोनों जो कथन और कारक हैं ये दोनों सही हैं और दोनों जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया है इसे देख लीजिए। इन द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन है 2020 में भी पूछा गया है और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आया है, तो वैसे भी हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इन द गिवन क्वेश्चन बोथ द गिवन स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट and second statement is the correct explanation of first statement। postmodern narrative focus on the indeterminate and unstable nature of textuality and subjectivity because postmodern narrative act regard narrative and characters as tentative representations of writing and identity। So the right answer is option A। and next है question number 11। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म टू लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट। यानी कि निम्न यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कन्फर्म करते हैं ह्यूमनिस्ट थॉट को। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए 2 यहाँ पर जो दिए गए हैं। लिटरेचर ट्रांसेंड्स द लिमिट ऑफ द एज ऑफ इट्स ओरिजिन एंड सो इज टाइमलेस। और बी वाला है लिटरेचर इज अनटच्ड बाय द इसेंशियल ह्यूमन नेचर विच इज अनचेंजिंग। लिटरेचर इज devoid of any purpose to enhance life or promote human values। and next है identity is a unique essence unaffected by environment and society। so choose the correct answer from the option given below। so आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए एंड डी ओनली। ये भी नेट जीआरएफ में पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ओनली ए एंड डी कन्फर्म टू द लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट। यानी कि जो 2 ऑप्शन है ए और डी वाला वो ह्यूमनिस्ट थॉट को कन्फर्म करते हैं। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट पेस्टरल रोमांस इन इंग्लिश इज। इंग्लिश का फर्स्ट पेस्टरल रोमांस कौन सा है निम्न में से। सो द फर्स्ट पेस्टरल रोमांस इन इंग्लिश इज आर्केडिया एंड द ओरिजिनल टाइटल ऑफ आर्केडिया इज द काउंटेंस ऑफ पेम्ब्रुक आर्केडिया। ठीक है, सिडनी का जो आर्केडिया है उसे फर्स्ट पेस्टरल रोमांस माना जाता है इंग्लिश का, और इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था द काउंटेंस ऑफ पेम्ब्रुक आर्केडिया। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ड्राइडन इन हिज ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी डज नॉट डिबेट ऑन। ड्राइडन ने अपना ऐसे लिखा था ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, उसमें वो किस पर डिबेट नहीं करते निम्न में से। सो कैथारसिस एंड पोइटिक जस्टिस पर वो डिबेट नहीं करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। कैथारसिस पर जो डिबेट दिया है वो दिया है एरिस्टोटल ने, और पोइटिक जस्टिस को एक्सप्लेन करने वाले थे टॉमस रैमर। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पोइट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिलेशन टू इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। यानी कि इंग्लिश की हिस्ट्री में जो पोइट्स के ग्रुप दिए गए हैं उन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन सा था आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। सो देखिए द इमेजिनिस्ट पोइट, द कैविलियर पोइट, द मोमेंट पोइट एंड द लैग पोइट। तो सबसे पहले आपका जो है आया कैविलियर पोइट वाला जो ग्रुप है वो होगा सबसे पहले, क्योंकि 17वीं सेंचुरी में हमारे जो कैविलियर पोइट हमें देखने को मिलते हैं वो 17वीं सेंचुरी में हम इन्हें देखते हैं। उसके बाद आए लैग पोइट, ये 18वीं सेंचुरी में। इसके बाद इमेजिनिस्ट आए 20वीं सेंचुरी में, एंड उसके बाद आए
the moment poet? So the right option will be A. B, D, A, C. The correct chronological sequence of the poet and their relation to English literary history are the Cavalier poets, है ना, सबसे पहले Cavalier poet आई, the Lag poet, the Imagist poet, और बाद में आए द मॉडर्न पोइट. कैविलियर पोइट्स देखिए, पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर. द कैविलियर पोइट्स वर अ ग्रुप ऑफ राइटर फ्रॉम द 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड हु सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार. यानी कैविलियर पोइट वो थे इंग्लिश की हिस्ट्री में जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे जब सिविल वार हुआ था उनके खिलाफ. द लेग पोइट कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज एंड रॉबर्ट सूट थी, नोन एज लेग पोइट. द इमेजिस पोइट माने जाते हैं इजरा पॉन्ड इज नोटेड एज द फाउंडर ऑफ इमेजेस. द मूवमेंट वॉज रूटेड इन आइडियाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई इंग्लिश फिलोसोफर एंड पोइट टी हल्मे. इट स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी. एंड लास्ट में आता है द मूवमेंट पोइट. द मूवमेंट पोइट वॉज ए टर्म coined in 1954 by J.D. Scott, literary editor of The Spectator, of describe a group of writers Philip Larkin, Kingsley Amis, Donald Davy, John Wayne and so on. So the right option will be A. Next है क्वेश्चन नंबर 15. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन कन्वेंशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न राइटिंग. निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषता है पोस्ट मॉडर्न राइटिंग की? मेटाफिक्शन एंड इंटरटेक्सचुअलिटी. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. एंड नेक्स्ट, द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट orientation to history is now emerging in literary studies. I characterized categorically as a reciprocal concern with the historicity of text and textuality of history is a statement by a new historicist. ये statement है एक नए इतिहासकार का. वो कौन है? So the right option will be B. लुइस एड्रियन मॉन्स्ट्रोस. बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. आरपीएससी 2020 में पूछा है. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. पोस्ट मॉडर्निस्ट टिपिकली आर्ग्यू दैट. Postmodernists typically argue that grand narrative are useful source of information. So the right option will be D. And next question number 18. Which collection of essays by new historicists focuses on the Romantic period? So the right option will be A. Rethinking Historicism, Critical Reading in Romantic History. A आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. आरपीएससी 2020 में पूछा गया ये. And next question number 19. Which of the following writer was not associated with the aesthetic movement during the late 19th century? निम्न में से कौन सा राइटर एस्थेटिक मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं था 19th सेंचुरी में? सो मैथ्यू आर्नोल्ड वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी. मैथ्यू आर्नोल्ड एसोसिएटेड नहीं थे. जबकि इस मूवमेंट के जो मुख्य प्रोमिनेंट राइटर हैं वो हैं वाल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड एंड विलियम मॉरिस. ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा है क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड इज नॉट यूज्ड बाय. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड है वो जो किसके द्वारा यूज नहीं किया गया अपने वर्क में? सो नेथम एक इन पेडे, कॉनरेड एकिन इन ब्लू वॉइस, वर्जीनिया वुल्फ इन मिसिस डॉलवे एंड रिबेका वेस्ट इन हैरियट ह्यूम. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. रिबेका वेस्ट इन हैरियट ह्यूम. इन्होंने अपने हैरियट ह्यूम वर्क में जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेथड है यूज़ नहीं किया. बाकी नेथम एक ने पेडे में किया है, कॉनरेड एकिन ने ब्लू वॉइस में किया है, वर्जीनिया वुल्फ ने मिसिस डॉलवे में किया है. और यूपीएससी में 21 में ये क्वेश्चन, यूपीएससी जीडीसी 21 में पूछा है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. Who among the following was the master poet of the Cavaliers? निम्न में से कौन से कैविलियर मास्टर पोइट माने जाते हैं कैविलियर्स के? सो थॉमस कैरियो was the master poet of the Cavaliers. So the right option will be B. Carew. Thomas Carew was the master poet of the Cavaliers. He was known for English poet and first of Cavaliers songwriters. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. हु इज द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ द जज एज. जज एज के रिप्रेजेंटेटिव फिगर कौन है? सो जज एज इज अ टर्म कॉइंड बाई
F. Scott Fitzgerald. So the right option will be B. F. Scott Fitzgerald. RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन के पेपर में ये पूछा है, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एन एलिप्टिकल स्टाइल? So Robert Browning had a dark and elliptical mode of speech. So the right option will be A. Robert Browning. And next है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल हैज़ ए चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर? निम्न में से किस नोबल का चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर है? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, वुदरिंग हाइट। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ऑल लिबरल फेमिनिस्ट एडवोकेट इक्वल ट्रीटमेंट इन द पब्लिक स्फीयर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 26, द एपिथेट कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। पोइट्री में एक टर्म है कोकनी स्कूल, जो किस पार्टिकुलर जर्नल में अपीयर हुआ था? सो ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन इन 1817। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कोकनी स्कूल वॉज द mocking name given in 1817 by the conservative Blackwood Edinburgh magazine to a group of writers and intellectuals who gathered in London around the poet, journalist and critic Leigh Hunt. And next question number 27, Pope's an essay on criticism was fiercely attacked. However, one of the following did not do so. Who was his? So John Dane. So the right option will be C. Next question number 28, The Raised of the Earth, a book that analyzes the dehumanizing effect of colonization by French Fanon, derives its title from? इसका टाइटल लिया गया द ओपनिंग लिरिक्स ऑफ इंटरनेशनल अ लेफ्ट विंग एंथम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स डेवलप्ड concept like difference and hyper reality to subvert grand narrative and ununiversity of being. So the right option will be D. Next है question number 30, the Chicago School of Critics are also called Neo-Aristotelians. So the right option will be C. Next है question number 31, command of which poetic device is the mark of the genius according to Aristotle? Command of metaphor poetic device is the mark of genius according to Aristotle. So the right option will be C. Question number 32, Sydney, an apology for poetry is a reply to the school of abuse. So the right option will be B. And next question number 33, Morte the Arthur is a prose romance by? मोटे दी आर्थर एक प्रोस रोमांस है जो किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया थॉमस मैलोरी के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, थॉमस मैलोरी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियाड एंड ऑडिसी वाज मेड बाय? ठीक है, इलियाड और ऑडिसी का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट किसने किया था? जॉर्ज चैपमैन ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी जॉर्ज चैपमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर? सो इंग्लिश में यूटोपिया पहली बार पब्लिश हुई थी 1551 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1551। और वैसे ये ओरिजिनली थॉमस मूरे के द्वारा लैटिन में लिखी गई है, तब ये पब्लिश हुई थी 1516 में। लैटिन में 1516 में पब्लिश हुई थी एंड इंग्लिश में ये 1551 में पब्लिश हुई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट इन एन इंग्लिश रेनेसा प्ले बाय? A New Way to Pay Old is an English Renaissance drama by Philip Messenger. So the right option will be C. Question number 37, MRT contains, MRT में कितनी सोनेट्स हैं? So 89 सोनेट हैं MRT में। So the right option will be D. Question number 38, consider the following event and arrange these in chronological order. इन इवेंट को chronological order में आपको सेट करना है। So the publication of lyrical ballad, reform bill, restoration of Charles II and French Revolution. So देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले रेस्टोरेशन हुआ था चार्ल्स सेकंड का 1660 में, एंड देन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहली घटना है चार्ल्स सेकंड की। 1660 में उनका हुआ था
उनका मतलब राज्याभिषेक हुआ था 1660 में, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसके बाद पब्लिकेशन मतलब लिरिकल बेलाड पब्लिश हुआ 1798 में, एंड लास्ट में रिफॉर्म बिल आया यानी 1832 में। सो द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, थर्ड फोर्थ वन सेकेंड। एंड नेक्स्ट है टोटल क्वेश्चन नंबर 39, टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। टोटल मिसलेनी कब पब्लिश हुई थी? सो ये पब्लिश हुई थी 1557 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? सो जेम्स फर्स्ट वॉज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, which playwright gives an honest picture of the underworld in London in the Honest War Part 2? So Thomas Dekker gives an honest picture of the underworld in London in the Honest War Part 2. So the right option will be B. Next है question number 42, the short story collection Interpreter of Melodies is written by. So the short story collection Interpreter of Melodies is a book collection of 9 short story by American author of Indian origin Jhumpa Lahiri. So the right option will be A, Jhumpa Lahiri. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अनीता देसाई वेयर शैल वी गो दिस समर। अनीता देसाई का वर्क वेयर शैल वी गो दिस समर हैज़ बीन कंपेयर टू वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ के किस वर्क से कंपेयर किया गया है? सो टू द लाइट हाउस। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हु इज़ द नरेटर हेयर इन रज़दी नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन 1981। ठीक है, सलमान रज़दी ने एक नोवेल लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके नरेटर कौन है? सो सलीम सिन्हा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सलीम सिन्हा इसके नरेटर हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 इज ए नोवेल बाई ऑथर सलमान रज़दी। इट पोर्ट्रेज इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इट इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्न एंड मैजिकल रियलिस्ट लिटरेचर। द स्टोरी इज टोल्ड बाई इट्स चीफ प्रोटागोनिस्ट सलीम सिन्हा एंड इज सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सलीम सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 45, ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1973। पैट्रिक वॉइट won the Nobel Prize for Literature in 1973. So the right option will be A. Next है question number 46, who wrote Incident in the Life of a Slave Girl? So Harriet Jacobs wrote Incident in the Life of Slave Girl. So the right option will be D. Next है देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, रेस रिलेशंस इन द नॉर्थ आर अटैक्ड इन द ईयर 1859 वॉज ए ईयर ऑफ इम्पोर्टेंट फर्स्ट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन राइटिंग एंड हैरियट ई विल्सन अवर निग became the first novel by an African American to be published in United States. So the right option will be B, Harriet Wilson Awernig. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वाई इज द कपल इन एना बॉन्टेम्स अ समर ऑफ ट्रेजेडी, a summer of tragedy getting dashed up. So the story A Summer of Tragedy was written in 1933 by Anna Bontemps. It was written at a time of great economic depression and color segregation in America. The story begins as the couple is dressing up to go for a journey. It is not a normal journey, however, as Jeff shakes and trembles at the thought of it. Its journey continue to end their lives. So the right option will be C, to end their lives. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? सो टोनी मॉरिसन वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 50, नेटिव सन 1940 is written by Richard Wright. So the right option will be B, Richard Wright. Next है क्वेश्चन नंबर 51, इन सोल बैलो नोवेल हैरजोंग 1964 मॉस हैरजोंग इज ए ज्यू. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ज्यू. यानी कि इन जो बैलोज
सॉल बेलोज हैं, उनका नोबल है हरजोंग, 1964 में जो आया। उसका जो करेक्टर है मोज हैरजोंग, वो एक जीव है। सो द राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अमेरिकन सिविल वार वाज फॉट इन। अमेरिकन सिविल वार कब लड़ा गया था? सो ये लड़ा गया था 1861 से 1865। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट chronological order? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द राइडर्स टू द सी, बैक टू मैथसेल, मर्डर इन कैथड्रल। सो ये इनका जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपको बताना है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, the riders to the sea, back to Mathsel and murder in Catdale. So the right option will be C. ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे 53 PYQs हिस्ट्री ऑन इंग्लिश लिटरेचर, और आगे के जो PYQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।